अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और आज मर्चेंडाइजिंग की सबसे अहम वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा कोस्टिंग करने का, यानी कि हम कोटेशन कस्टमर को किस तरह से करते हैं और एक गारमेंट के प्राइस को हम किस तरह से निकालते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या प्राइस होते हैं चीज़ों के। आज उस पर तफसील से बात करेंगे। आज मैं पैंट की कोस्टिंग करने वाला हूँ। गैस, वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को डिलीवरी टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही अहम है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डिलीवरी टर्म पे काम कर रहे हैं कस्टमर के साथ, और पेमेंट टर्म्स कस्टमर के साथ क्या रहेगी। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको इन तमाम चीज़ों की पिक्चर क्लियर कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को एंड तक के लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी शीट खोल लेते हैं। शीट कुछ इस तरह की होती है। ये हमारी कोस्टिंग शीट के नाम से शीट आ गई। कस्टमर जो भी है वो लिख लिया, स्टाइल नंबर लिख लिया, परचेज ऑर्डर। आपका जब प्राइस कंफर्म हो जाता है तभी आपको पीओ मिलता है, तो यहाँ पर आप प्राइसिंग कर रहे हैं। परचेज ऑर्डर आपको बाद में मिलेगा प्राइस कंफर्म होने के बाद। जो परचेज ऑर्डर नंबर आएगा वो फिर आप यहाँ पर बाद में टाइप कर सकते हैं। फैब्रिक आपका कौन सा है, फैब्रिक का जो भी कोड है या कोई भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और किस मिल से आप ले रहे हैं फैब्रिक वो भी आप लिख लें। तो यहाँ पर जो भी मिल है वो मैंने लिख लिया। यहाँ पर मेरे पास सिद्दीक सन्स है, ये एज अ डमी है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अच्छा, इस साइड पे डेट है, लाइनिंग हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कॉटन यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी लिख रहे हैं। बास टाइम हम क्या होता है कि ऑल ओवर प्रिंट की लाइनिंग यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों को भी मेंशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास है डेनम फैब्रिक। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक का निकालेंगे कंजप्शन। अच्छा, यहाँ पर गाइज कंजप्शन हमारे पास है 1.45। ये कंजप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंजप्शन गारमेंट की कंजप्शन किस तरह से निकालते हैं। आप उसकी क्या फार्मूला है, आप किस तरीके कार पर अमल करते हुए गारमेंट के कंजप्शन को निकाल सकते हैं। और साथ में ये भी कहा था कि अगर आपके पास मास्टर साहब अवेलेबल है तो आपने मास्टर साहब से कंजप्शन लेनी है और वो यहाँ पर लिख देनी है। लेकिन बिलफर्ज आप इन केस ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप मास्टर साहब से अप्रोच नहीं है, मास्टर साहब नहीं आए, या आप कस्टमर के सामने हैंड टू हैंड बैठे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने मास्टर को फ़ोन तो नहीं करेंगे कि मुझे इसकी कंजप्शन दे दो। तो आपको पता होना चाहिए कि कंजप्शन किस तरह से आती है। खैर, अगर आपको कंजप्शन सीखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में कि कंजप्शन किस तरह से निकालते हैं वो देख सकते हैं। कंजप्शन है हमारे पास 1.45 और प्राइस है हमारे पास 400 रुपीज़। ये मिल के प्राइस है 400 रुपीज़। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, फैब्रिक की कॉस्ट आ जाएगी 580 रुपये, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह से मेरे पास नॉर्मल कॉटन की लाइनिंग है, लाइनिंग की कंजप्शन है 0.22 और 110 रुपये मीटर है। ये जो प्राइस है ये 400 रुपये डेनम के प्राइस पर मीटर है, ये 110 रुपये लाइनिंग के पर मीटर है। लेकिन कंजप्शन चूँकि हमारे पास 0.22 है, तो इसलिए मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 24.2 रुपीज़ की। तो हमारे पास जो टोटल फैब्रिक और लाइनिंग के मध्य में जो पैसे बन रहे हैं वो बन रहे हैं 604, यानी कि 604 रुपये। उसके बाद हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सीएमटी। सीएमटी का फुल मुखफ़फ़ होता है कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग टर्म। इसके अंदर क्या है कि हम नॉर्मल ये करते हैं कि हमारे पास माल आ गया, हमारे पास ऑर्डर आ गया, और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो सीएमटीज़ वगैरह यानी किसी कारखाने पे हम बनवाते हैं। तो किसी कारखाने पे जब हम बनवाएंगे तो उसके कारीगरी रेट होंगे। कारीगरी रेट मिसाल के तौर पर कि 50 रुपये यहाँ पर मैंने कारीगरी रेट लिया है। मैं बेसिक फाइव पॉकेट पैंट के कारीगरी रेट इन दिनों 55 और 60 रुपीज़ तक के भी चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम 50 रुपये इसको मान के चलते हैं। तो अगर आप कारखाने पे देंगे तो बेस ऑन क्या होगा कि 50 रुपीज़ उसके कारीगरी रेट होंगे और 60% उसका ओवरहेड ऐड होगा। अब 50 रुपीज़ पे जितना भी 60% बनेगा, 80 रुपये बने, 75 रुपये बने, जो भी होगा उसके हिसाब से वो चार्ज करेगा। 60 रुपीज़ ओवरहेड मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐड किया है। तो उस चैप्टर को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इस चैप्टर को समझ लें कि 50 रुपीज़ हमारे पास कारीगरी रेट है। इसके बाद हमारे पास है कटिंग। कटिंग हमारे पास बेसिक 5 पॉकेट पेन की 4.5 रुपये की हो रही है। इसी तरह से काज बाटिक में हमारे पास 7.5 रुपये लग रहे हैं। 3.5 यानी कि 3.5 रुपये को रोपिंग के हम लगा रहे हैं। और फिनिशिंग के हमारे पास है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ फिनिशिंग के। आप अपने जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर कंपनी के अंदर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है फिनिशिंग का, तो आप उससे रेट ले सकते हैं कि भाई इस गारमेंट के क्या फिनिश के प्राइस होंगे, तो वो अपने रेट दे देगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो आप बहुत ही आसान तरीके से 3 महीने के फिनिशिंग की सैलरीज और 3 महीने की प्रोडक्शन
इनको डिवाइड कर दें आपस में, जो रिजल्ट आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसके प्राइस क्या होने चाहिए, बशर्ते कि बेसिक 5 पॉकेट पेंट ही चलती हुई होनी चाहिए। अगर ये भी कंडीशन नहीं बनती तो, और आपकी कंपनी के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं, आप किसी बाहर से आउटसोर्स वाले कॉन्ट्रैक्टर से पूछने के बेसिक 5 पॉकेट पेंट के क्या प्राइस लेंगे, वो जो प्राइस बताते हैं आपको जो बेहतर समझ में आता है उसके हिसाब से आप निगोशिएशन करके फिर आप यहाँ पर अपनी कॉस्टिंग को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 30 रुपीज़ फिनिशिंग के। अच्छा, अब इन तमाम के ऊपर आपने 60% अप्लाई करना है ओवरहेड। अच्छा, 95.5 रुपीज़ ये आ रहे हैं इन तमाम के, यानी कि कारीगरी रेट, कटिंग, काज बाटे, ग्रुपिंग और फिनिशिंग के मिलाकर हो रहे हैं 95.5 रुपीज़। हम जब यहाँ पर 60% ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 152.8 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 153 रुपीज़ हमें हमें मैन्युफैक्चरिंग के पड़ेंगे। अच्छा, ये ओवरहेड गाइस क्या है? ओवरहेड गाइस ये होता है कि हमारे पास कंपनी के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर निकलता है, मिसाल के तौर पर लेबर्स की सैलरियाँ हो गई, अब लेबर्स के अंदर हेल्पर्स भी हैं, फिर सुपरवाइज़र, फिर फ्लोर इंचार्ज, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, मर्चेंडाइजिंग है, मैनेजर का डिपार्टमेंट है, तो ये तमाम लोग, इसी तरह से आपका बिजली का बिल है या दीगर चीज़ें हैं, तमाम कंपनी का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इसमें डेप्रिसिएशन हो गई कंपनी की, ये 60% ओवरहेड के अंदर ही आएगी। अब 60% आया कैसे? 60% गाइज बेस्ड ऑन स्टडीज़ है, ये काफ़ी लोगों ने स्टडीज़ की होंगी कि भाई हमारी कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना निकलता। तो पहले मैंने देखता था कि 70% पे लोग रखा करते थे ओवरहेड, लेकिन आजकल लोग 60% पर ओवरहेड पे चल रहे हैं। और ये एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। अगर आप कहीं पर 60% ओवरहेड लगाते हैं तो कोई आपको क्लेम नहीं करेगा कि आप 60% ओवरहेड क्यों लगा रहे हैं। तो एज ए ये स्टैंडर्ड है, आप इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी कॉस्टिंग को करते हैं, क्योंकि ये एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि ये यहाँ पर मैंने लगाए हैं 50 रुपीज़ एज अ स्टिचिंग प्राइस, और उसमें जो कि सैलरी का डिपार्ट हो। अगर बिल फर्ज आपके पास, आप लोग की काफ़ी ज़्यादा लेबर सैलरी पर है, लेकिन जो कारीगर बैठे हुए हैं वो ठेके पर बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर एक ठेकेदार है, यानी कि ठेकेदार ने ठेके पे बिठा हुआ है। तो अगर कारीगरी प्राइस 50 रुपये हैं तो ठेकेदार को भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ठेकेदार का जो परसेंटेज होता है वो होता है 15%। आपने कॉन्ट्रैक्टर को 15% इस 50 रुपीज़ पे ऐड करेंगे। अगर 50 रुपीज़ पे 15% ऐड करते हैं तो ये चले जाते हैं 57.5 रुपीज़। तो आपने यहाँ पर 57.5 रुपीज़ लिखना है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक नज़र आ जाएगी। अगर आपकी कंपनी के अंदर कारीगर बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर के हैंड में, तो कॉन्ट्रैक्टर का आपने परसेंटेज ऐड करना है, अगर नहीं है तो आपने कॉन्ट्रैक्टर का परसेंटेज नहीं करना है। आई होप गाइस कि आप लोगों को यहाँ तक के बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं एसेसरीज़ की डिटेल की तरफ। जिस तरह से गाइस मैंने हर चीज़ को अलग-अलग किया है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग अलग की, एसेसरीज़ अलग की, और नीचे भी मैंने चीज़ें अलग कर रखी हैं। तो आपने इसी तरह से अलग-अलग करना है, चीज़ों को मिक्स नहीं कीजिएगा, ताकि आप जहाँ भी चेंजिंग करना चाहें वहाँ पर चेंजिंग आसानी से कर सकें और आपको कोई हर्डल्स ना हो, और जो लिंक्स है वो भी आपस में ख़राब ना हो। एसेसरीज़ के अंदर आपने गारमेंट को चेक करना है, उसके अंदर क्या क्या एसेसरीज़ लग रही हैं, उसको इस तरह से आपने उतार लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने गारमेंट के एसेसरीज़ को उतार लिया है। सबसे पहले हमारे पास है ज़िपर मैं यूज़ कर रहा हूँ YKK कंपनी के, ये एज इंटरनेशनल ब्रांड है, कंपनी है YKK। मैं इसके ज़िपर यूज़ कर रहा हूँ। गारमेंट के ऊपर एक ज़िपर लग रहा है जिसके प्राइस मैं ले रहा हूँ 26 रुपये। 26 रुपये में क्यों ले रहा हूँ, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप YKK के साथ काम कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर हम पकड़ के चलते हैं कि YKK मुझे $14 दे रहा है 100 पीसेस के एंटिक ब्रास के। ये एंटिक ब्रास है, ये एंटिक सिल्वर और ये एंटिक कॉपर। डिफरेंट फिनिश के प्राइस डिफरेंट होते हैं गाइस, साइज़ के हिसाब से भी डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर बिल्कुल एक साइज़ को आप पकड़ के चलें, समझे कि मैं 5 इंच के ज़िपर को पकड़ के चल रहा हूँ, और मेरे पास एंटिक ब्रास के 14 USD हैं, एंटिक सिल्वर के 16 हैं, और एंटिक कॉपर के 17 USD प्राइस है, बेस्ड ऑन 100 पीसीज है। अगर आपको इन फिनिश के हवाले से नहीं पता तो आप, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने एसेसरीज़ की डिटेल के हवाले से बात की है, आप उस वीडियो को जाके देखें, इंशाल्लाह आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी एसेसरीज़ के हवाले से और उनके नाम पर। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं कि मान के चलें कि 14 रुपीज़ हमें YKK दे रहा है 100 पीसेस के। तो मेरे पास एक पीस किस तरह से पड़ेगा, मैं सिंपल है, मैं इस 14 रुपये को, यानी कि 14 रुपीज़ को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी पर ज़िपर की, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो इस वक्त मेरी करेंसी चल रही है। मेरी करेंसी इस वक्त चल रही है $171 पर, यानी कि 1 USD इज़ इक्वल टू
171 पाकिस्तानी रुपी। तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई इस पे करता हूँ तो मुझे पर पीस पे 24 रुपये की वैल्यू आ जाती है, यानी कि मेरी जो जिपर है वो 24 रुपये की है। इसी तरह से एंटीक सिल्वर जो कि 16 USD की है 100 पीसेस पर, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो 27 रुपये आ रही है, और यहाँ पर एंटीक कॉपर पे आ रही है 29 रुपये। तो मैं इसी तरह से प्राइस लेके चल लूँगा। मान के चलें कि मैंने यहाँ पर एंटिक ब्रास कंसिडर किया है और मैं इसको 2 रुपये मज़ीद एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके चल रहा हूँ, क्योंकि जब आप YKK से लेते हैं तो बीच में एक एजेंट होता है जो कि पूरा प्रोसेस करता है, वो आपके पास इन हाउस करा के देता है, तो उसके भी चार्जेस होते हैं, तो वो आप 1-2 रुपये उसके अंदर ऐड कर लिया करें। इसी तरह से फिर आज आ जाए थ्रेड पर। थ्रेड के मैंने लिए हैं 20 रुपये पर गारमेंट के ऊपर। अब पर गारमेंट के ऊपर मैंने 20 क्यों लिए हैं, तो हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। ये थ्रेड फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। थ्रेड फार्मूला है जो आपका प्राइस होगा कोन का या ट्यूब का, उसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यार्न से। यानी कि अब आपके पास बिलफर्ज 100 कोन की, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरे पास 30 चार का धागा, यानी कि टॉप का धागा मेरे पास आ रहा है 80 रुपये की कोन आ रही है मेरे पास, और 80 रुपये की जो कोन आ रही है उस कोन के अंदर 1000 यार्ड यानी कि 1000 गज है उस कोन के अंदर, यानी कि मेरे पास 1000 गज की कोन है जो कि 80 रुपये की मुझे मिल रही है। तो मैं पहले ये देखूंगा कि 80 रुपये को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक यार्ड के क्या प्राइस होंगे, और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरी कंजप्शन आ रही होगी। जैसे मैं टॉप की कंजप्शन लेता हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी कि हमने कंजप्शन किस तरह से गारमेंट की लेनी है थ्रेड की, तो एक वीडियो पे मैंने डिटेल से इन चीज़ों को वाजे किया। आप हमें कितनी कंजप्शन लेनी है धागे की, उस हिसाब से आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। अच्छा, यहाँ पर मेरे टॉप का मेरी जो टॉप पर कंजप्शन आ रही है वो 100 यार्ड आ रही है, बॉटम पे आ रही है 120, और ओवरलॉक के लिए 150 यार्ड। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैंने इसको 80 को डिवाइड कर देना 1000 से, देन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मेरी 100 की कंजप्शन है। जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी पर पीस के ऊपर 8 रुपये आ रहे हैं टॉप के धागे के लिए। इसी तरह से 120 है यहाँ पर, क्योंकि मेरी कंजप्शन 120 है, तो इसको अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो आगे देखिएगा कि 40 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ये मेरे पास ट्यूब आ रही है, ये भी 1000 यार्ड की ही ट्यूब है, एंड मल्टीप्लाई बाई 120, क्योंकि मेरी कंजप्शन 120 है, तो मेरे पास जो पैसे बन रहे हैं वो 4.8 यानी कि ऑलमोस्ट 5 रुपये बन रहे हैं। इसी तरह से ओवरलॉक के धागे का भी सीन यही है। अगर बिलफर्ज आपके पास 2500 यार्ड का 50 दिन का धागा यूज़ करते हैं, उसके प्राइस भी डिफरेंट होंगे, और अगर वो 2500 यार्ड पे धागा इस्तेमाल करते हैं तो आपने डिवाइड भी 2500 पे करना है। लेकिन मेरे पास चूँकि तमाम 1000 पे, इसलिए मैं 1000 कर रहा हूँ। तो इसको भी इसी फार्मूले के हिसाब से आप ये देख लें, इसी फार्मूले के हिसाब से 40 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 150 जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास ये वैल्यू आ गई मेरी। तो टोटल मेरे पास 18.8 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है थ्रेड की, इसलिए मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ ऐड कर दिए एज अ राउंड फिगर मैंने ऐड कर लिया कि मेरे पास 20 रुपये का धागा इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाए मेन लेबिल है मेरे पास 3 रुपये पे, ये वुवन लेबिल है। मेन लेबिल भी कई तरह के हो सकते हैं गाइज, चीज़ें एक स्टैंडर्ड पे ली हुई हैं। मेन लेबिल मेरे पास जो वुवन का लेबिल है वो 3 रुपये का आ रहा है, लेकिन मेन लेबिल मेरे पास अगर मैं रिबिन पे बनाऊँ या दीगर चीज़ों पे मैं कुछ करूँ, उसके अंदर प्रिंट भी हो, तो यकीनन वो 6-7-8 रुपये का आएगा। प्राइस मैं उन पे ले रहा हूँ जो चीज़ें मेरे पास हैं, जिनकी वैल्यू उतनी है। हो सकता है कि मेन लेबिल जो मैं कंसिडर करूँ आप वो कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अपने प्राइस को कैलकुलेट कीजिएगा। तो वुवन का लेबिल है मेरे पास 3 रुपये का। इसी तरह से केयर लेबिल है मेरे पास 2 रुपये का। अब केयर लेबिल भी मेरे पास अगर टफेटा है तो इससे कम में हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास साटन का लेबिल है तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहरहाल मैं टफेटा मान के चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 2 रुपये का ले रहा हूँ। इसी तरह से मेरे पास इंटरनल साइज़ लेबिल है। लास्ट टाइम क्या होता है कि मेन लेबिल के साथ ही साइज़ लेबिल जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये एंड पे लगेगा वॉश के बाद। लेकिन अब मुझे अपने साइज़ को इंडिकेट करने के लिए मुझे इंटरनल साइज़ लेबिल लगाना पड़ेगा। मैं इंटरनल साइज़ लेबिल लगा रहा हूँ। टफेटा का साइज़ लेबिल है 0.25 इसके प्राइस है। अच्छा, आ जाए मिडल बटन। मेरे पास एक बटन जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे पास 5 रुपये का बटन है, और चूँकि ये 1+1 है यानी कि 1 एक्स्ट्रा चाहिए कस्टमर को, तो 2 कंजप्शन आ रही है यहाँ पर, इसलिए कॉस्ट मेरी मुझे पड़ जाएगी 10 रुपये की। इसी तरह से रिबिट है मेरे पास 2.5 रुपये का। एक गारमेंट के अंदर 5 रिबिट लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। हैंग टैग है मेरे पास 5 रुपये का। हैंग टैग कोड स्ट्रिंग यानी कि जो हैंग टैग की डोरी है वो आ रही है मेरे पास 1.5 रुपीज़ की। वेस्ट टैग 5 रुपीज़। लेदर पेज 5 रुपीज़। प्राइस हैंग टैग स्टिकर है मेरे पास,
ये आ रहा है 1.5 रुपये का। इसी तरह से कार्टन स्टिकर मेरे पास 1.5 रुपये का आ रहा है। कोरियर के चार्जेस बहुत ज़्यादा लोग ऐड नहीं करते हैं, लेकिन बास टाइम पे आपको ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि अब आपके पास जो कस्टमर है उसके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में काम नहीं हो रहा, आप 2000 3000 1000 पीसेस पे काम कर रहे हैं, तो अब आपको, और उसकी जो है ना सैम्पलिंग भी बड़ी, बहुत कैटलॉग कस्टमर है, हर चीज़ का सैंपल चाहिए उसको, पहले प्रोटो चाहिए, फिर उसको पीपी सैंपल चाहिए, उसको शिपमेंट सैंपल चाहिए, उसको फोटोशूट सैंपल चाहिए। तो आप फिर कोरियर के चार्जेस ऐड कर लें, जब इतनी ज़्यादा सैम्पलिंग चाहिए उसको और फिर आपके पास क्वांटिटी भी इतनी है, तो कोरियर के चार्जेस ऐड कर लें, 3 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, जो भी आपको मुनासिब लगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 80,000 50,000 1 लाख पीसीज हैं आपके पास, और भले से वो 3 4 5 किस्म के सैम्पलिंग मांगना, तो प्राइस फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत हाई वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो। अब इसी तरह से आ जाइए पॉली बैग। पॉली बैग मेरे पास जो आ रहा है वो 5 रुपये का है, जो मुझे साइज़ चाहिए। कार्टन 100, जो साइज़ मुझे चाहिए वो 120 रुपये का कार्टन है। मैं 12 पीसेस एक कार्टन के अंदर डालता हूँ, तो मेरे पास जो प्राइस आ जाता है वो आ जाता है 10 रुपये पर पीस के ऊपर। तो टोटल एसेसरीज़ की वैल्यू आ रही है मेरे पास 111.25 रुपीज़। इसके बाद हम चलते हैं अपनी वॉशिंग, प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी वगैरह की तरफ। गाइस, अगर आपके पास वॉशिंग का काम है, इंस्पेक्शन का है, या एम्ब्रॉयडरी है या प्रिंटिंग है, आप उनको इन कॉलम्स पर लिखें, ताकि अगर कोई चीज़ नहीं हो आप ऐड में से हटा दें, अगर कोई चीज़ हो तो ऐड कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास ना प्रिंटिंग है ना मेरे पास एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पर मेरे पास है सिर्फ दो चीज़ें, वॉशिंग है। और वॉशिंग में क्या क्या है, इसकी डिटेल मैंने लिख दी है। जैसा कि मुझे स्टोन वॉश कराना है, विस्कर ब्लास्टिंग के साथ रिपिंग भी और क्रिंकल भी है, मैंने इसके लिए 80 रुपये। अब 80 रुपीज़ जो है, ये मैंने जो लिए हैं, ये गाइस मैंने बहुत कम लिए हैं। अभी मेरा ख्याल है कि तकरीबन आप समझे कि 90 रुपीज़ 100, और इट्स पॉसिबल दैट इट विल बी मोर देन 100 रुपीज़, क्योंकि इसमें क्रिंकल्स वगैरह भी है, रिप ऑफ भी है, तो उसके प्राइस अभी बढ़ गए हैं। लेकिन बहरहाल मैं 80 रुपीज़ को मान के चल रहा हूँ आगे। अच्छा, इसके बाद आप चल जाएँ कि इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर क्या है, इंस्पेक्शन या टेस्टिंग। अब मेरे समझे कि यहाँ पर इंस्पेक्शन का मुझे प्राइस नहीं देना है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, कस्टमर के पास है, मान लेंगे कस्टमर पे करेगा। इंस्पेक्शन का तरीका ये होता है कि अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है और कस्टमर ये कहता है थर्ड पार्टी पे कि जो पहली इंस्पेक्शन होगी वो मेरी तरफ से होगी, और अगर इंस्पेक्शन फेल हो गई तो जो दूसरी इंस्पेक्शन होगी वो आपकी तरफ से होगी, ये मैक्सिमम रूल होता है। और अगर बिलफर्ज थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं है, आपने जो है ना वो इंस्पेक्शन हायरिंग की हुई है या इंटरनल करते हैं, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन बाहर से अगर आउटसोर्स कर रखा है तो उसके भी ज़्यादा से पता आपको कॉस्ट ऐड करनी होगी। मेरे यहाँ पर इंस्पेक्शन का काम नहीं है, मेरे यहाँ पर है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग हो रही है, मान के चलें कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी टेस्टिंग नहीं, बेसिक सी टेस्टिंग है। उसके जो टेस्टिंग वाले मुझे प्राइस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 120 USD। ये कह रहे हैं भाई हम आपको 120 USD के अंदर ये टेस्टिंग करके देंगे। तो मुझे किस तरह से पता चलेगा कि मेरे गारमेंट में क्या प्राइस आने चाहिए। अब मान के चले कि मेरे पास है 5000 पीस का ऑर्डर, तो मैं क्या करूँगा कि 120 को डिवाइड कर दूंगा 5000 से, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अब ये वैल्यू मेरे पास यूएसडी के अंदर है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप दूसरे किसी कंट्री के अंदर है तो उसको अपनी करेंसी के रुपये में आप मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 171 से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त जो डॉलर का रेट चल रहा है वो 171 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4.10 रुपीज़, यानी कि ये अराउंड 4 रुपये मुझे इसके पड़ रहे हैं टेस्टिंग के। तो मैं यहाँ पर 4 रुपये ऐड कर देता हूँ, तो टोटल मेरे पास जो ये कॉस्ट आ गई, ये आ गई 84 रुपीज़। अब इसी तरह से जब आप नीचे आते हैं तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है इसकी, जो कि मैं आपको ये ब्रैकेट ओपन करके दिखा देता हूँ कि अब तक की कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास। देखें 604 यानी कि 604 रुपये इसके आ गए, 152.8 रुपीज़ इसके आ गए। मैन्युफैक्चरिंग के एसेसरीज़ के हमारे पास 111.25 आ गए। इन तमाम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से 80 रुपीज़ वॉशिंग और टेस्टिंग के, जब हम इन तमाम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 952.25 रुपीज़। अब इसमें क्या होगा कि वेस्टेजेस हमने ऐड करना है, क्योंकि आप एक पीस पे कॉस्ट कर रहे हैं, आपको कस्टमर ने 5000 का ऑर्डर दे दिया, तो 5000 पीस काटने के लिए 5000 पीस इंस्पेक्शन शिपमेंट करने के लिए आप 5000 तो नहीं काटेंगे, आपको लाजमी तौर पर ज़्यादा काटना पड़ेगा। तो हम किस हिसाब से कटिंग करते हैं, कितने परसेंटेज पे कटिंग करते हैं, इसके लिए मेरे पास एक अलग सी वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रा सर्च करें, मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देखें कि हमें किन किन परसेंटेज पर कटिंग करना होती है। उसमें मैंने डिटेल से बात की। तो आपको लाजमी तौर पर वेस्टेजेस यहाँ पर ऐड करने हैं। अब बेसिक में 5% वेस्टेजेस ऐड करके चलता हूँ,
जब मैं ये 950 रुपये यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं 950 रुपये का जब मैं 5% निकालता हूँ तो 47.61 रुपीज़ बनते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5% से, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब इन दोनों की वैल्यू मिलाकर मेरे पास मैंने यहाँ पर लिख दी है 1000 रुपीज़, यानी कि 952.25 एंड 47.61 रुपीज़ जब मैं मिलाता हूँ तो अराउंड 1000 रुपीज़ बन जाते हैं। बाइंग एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बाइंग एजेंसी का कमीशन है 5%, 3%, 5%, 7%, 8%, ये बाइंग एजेंसी का कमीशन होता है गाइस। 5% बेसिक स्टैंडर्ड है बाइंग एजेंसी का कमीशन। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं तो बाइंग एजेंसी की कमीशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बाइंग एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपने 5% ऐड कर देना है। तो 1000 रुपये में जब मैं 5% ऐड करता हूँ तो मेरे पास 49.99 यानी कि अराउंड 50 रुपीज़ बन जाता है। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 1050 रुपये, 1050। अच्छा, इसके बाद अब आ जाए, बहुत से लोग गाइस जब आप सीख रहे होंगे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बाज़ लोग इसको नाम है फाइनेंस का, बाज़ कहते हैं मार्कअप, बाज़ कहते हैं प्रॉफिट। आप ये समझ लें कि ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, और इसी के अंदर आपने ये देखना होता है कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। बेसिक जो स्टैंडर्ड है प्रॉफिट का, अगर आप यूएसडी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो 15% है, जो कि एक आपके पास जो है यानी कि कस्टमर कंटिन्यू चल रहा है और आपके पास रनिंग है। ऐसा नहीं कि कैटलॉग कस्टमर है, बहुत कम कभी ऑर्डर आया नहीं आया इस तरह का मामला है, या क्वांटिटी बहुत कम है, या पंचायतें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको 20 और 25% पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब जितना वॉल्यूम यानी कि जितनी क्वांटिटी कम होगी उतनी ही आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। आप कहीं पर भी जाएंगे, एसेसरीज़ में, स्टिचिंग में, हर बंदा आपसे प्राइस ज़्यादा मांगेगा, क्योंकि ये कहेगा कि क्वांटिटी बहुत कम है। तो ये मैं एज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने लिखी है 15%, जो कि मार्कअप ये बन रहा है 157.48 रुपीज़, यानी कि आप समझें कि 158 रुपीज़ आपका प्रॉफिट बनना, जो कि भी आपका ऑनर होगा उसका। अच्छा, इस पे तमाम चीज़ों को मिला के हमारे पास जो गारमेंट की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1207 रुपये, 1207.33 रुपीज़। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, चूँकि ये तो आ रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए यूएसडी के अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे 160 से। अब डिवाइड हमें उस पर करना होता है कि जो आपका इस वक्त कन्वर्जन रेट चल रहा हो। जैसे कि बिलफर्ज अगर मेरे पास इस वक्त 171 रुपीज़ यूएस डॉलर के चल रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट भी अराउंड इसी के आसपास होगा। आप 170 पकड़ लें कि कन्वर्जन रेट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बाज़ टाइम ये होता है कि बाज़ टाइम क्या ये होता ही है कि जब आपको पैसे मिलते हैं तो बैंक अपने भी चार्जेस तकरीबन 1.5-2% के जो है ना बैंक के चार्जेस बनते हैं, वो भी बैंक काटता है। तो आपको पूरे पूरे उस तरह से पैसे तो मिलते नहीं हैं। इसलिए कंपनीज के अंदर क्या करते हैं कि आप यहाँ पर 170 के बजाय हमने यहाँ पर कन्वर्जन जो किया वो 160 रुपीज़ पे किया। जब मैं 160 रुपीज़ पे जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया 160 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 7.55 रुपीज़, सॉरी यूएसडी, 7.55 यूएसडी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इस चीज़ को 170 करता हूँ तो ये मेरे पास आ गई 7.10। तो आपने इसको 170 नहीं करना है, आपने कम अज़ कम भी 10-15 रुपीज़ का कन्वर्जन का डिफरेंस हमेशा रखना है गाइस। क्योंकि यहाँ पर देखें, चीज़ें ये होती हैं कि आप बिल्कुल अगर बॉटम पे काम करेंगे तो कुछ अनहोनी आ जाए, जैसे कि माल आपके पास मान लेंगे कोई ऐसा काम बढ़ाया, वॉशिंग के बाद बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन आ गया, सबने अपना अपना काम किया, वो अल्ट्रेशन बनाने के लिए आपको उसके प्राइस देने हैं। भले से वो सैलरी वालों की मद में आप दे दें, सैलरी वाले का ओवरटाइम लगवाएं, तो भी आपके जेब से पैसा चला जाएगा। किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिठा दें किसी को अल्ट्रेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी चला जाएगा। इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ आ गई, आपने कोई चीज़ लगाई, वो वॉश में ख़राब हो गई, बाद में दोबारा से उसको अटैच करना है, तो आप क्या करेंगे? तो थोड़ा सा अपने हाथ पे कुछ चीज़ों को रखने के लिए आप जो है ना इस यहाँ पर इतना डिफरेंस रखा करें। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर 165 कन्वर्जन कर दें सॉरी 165 कर लें, तो इसकी वैल्यू 7.32 यूएस डॉलर बन जाएगी। आप इस पर फिर कस्टमर को 7.33 या 7.35, मैं यहाँ पर लिख दूँ 7.35। तो गाइस हमारे पास जो 165 पर जो वैल्यू फिर आ जाती है वो आ जाती है 7.35 यूएसडी। तो आप ये अपने कस्टमर को कोड कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे गारमेंट की जो कॉस्ट आएगी वो 7.35 आएगी। अगर आपका बिलफर्स कस्टमर फिर ये कहता है, कोई निगोशिएशन आपको नज़र आती है कि कस्टमर कह रहा है कि नहीं भाई उसका टारगेट प्राइस तो इससे भी कम है, तो आप फिर चीज़ों को रिवाइज़ करें, देखें किन चीज़ों पे आप कर सकते हैं। फैब्रिक वाले से बात करें, क्या आपको वो फैब्रिक वाला
क्या इसमें कम में दे सकता है आपको, 395 में दे सकता है, 390 में दे सकता है, क्या आप लाइनिंग के अंदर कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह से ये सब चीज़ें जो है वो कांस्टेंट चल रही होती हैं। इसी तरह से एसेसरीज़ के अंदर देख लें, जो आपने 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, जो इस तरह से जो भी चीज़ें लगाई हैं, क्या आप उनसे नेगोशिएशन करके एक एक रुपये कम करा सकते हैं, जो कि आपके पास 5-10 रुपये का जो भी डिफरेंस आ जाए। तो फिर इसी तरह से वॉशिंग वाले से कि क्या आप उसके 5-10 रुपये कम करा सकते हैं। तो फिर इस तरह से चीज़ों का आप ये देखते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर मेरे पास अब फाइनल वैल्यू ये आ रही है। आप इसको गाइज, मेरा मशवरा ये होगा कि आप इसको 160 पर ही रखिएगा। और जो आपके पास ये आ रही है 7.55 की वैल्यू, तो आप ये 7.55 ही कस्टमर को कोट करें कि आप नेगोशिएशन कर सकें, आप कस्टमर को 2 पैसे फिर आप कम कर सकें, आपके पास ये वैल्यू होगी। गाइज ये बेस है FOB पर, ये यहाँ पर मैंने लिखा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आपको डिलीवरी और पेमेंट टर्म्स के हवाले से कुछ चीज़ें समझा दूँ। डिलीवरी टर्म्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं बेसिक्स पर बात करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा चलती हैं। आप बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग कर लें। सबसे पहले एक डिलीवरी टर्म होती है एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री का मतलब ये हो गया कि आपने अपना गुड्स रेडी कर दिया, अपनी कंपनी के अंदर है, कस्टमर का जो भी कैरियर आएगा वो आपकी कंपनी से माल लेके चले जाएगा, आपने अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया, ये हो गया एक्स फैक्ट्री। इस डिलीवरी टर्म पे भी काम होता है। दूसरा आ गया FOB। FOB से मतलब क्या हुआ कि फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि आपने अपने कस्टमर का माल अपने पोर्ट पर, यानी कि अगर आप बिल्कुल पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, कराची से काम कर रहे हैं, आपका जो भी पोर्ट है कराची में, किमाड़ी पोर्ट या बिन कासिम पोर्ट, आपने वहाँ पर ले गए, सारी क्लियरेंस वगैरह कराई और कस्टमर का माल जहाज़ के ऊपर चढ़ा दिया। ये जहाज़ पे जब माल चढ़ गया तो ये टर्म्स कहला गई FOB। इसी तरह से तीसरे पे आ जाएं, ये हो गया C&F, और बाज़ लोग इसको C&F के नाम से भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप किसी भी तरह से इसको पुकार सकते हैं। इसमें ये डिलीवरी टर्म है कि बिलफर्ज आप काम कर रहे हैं स्पेन के साथ, स्पेन के किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, आपने अपना माल यानी कि कस्टमर का माल उसके डेस्टिनेशन पोर्ट तक के पहुंचाना है, कोस्ट एंड फ्रेट, यानी कि C&F कोस्ट एंड फ्रेट आपने पूरा खुद ने पे करना है। स्पेन के किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना, कस्टमर ने आपको बोला कि भाई मुझे बार्सिलोना के पोर्ट पर पहुंचा के दो। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सारा क्लियरेंस वगैरह करा के शिप पूरा जो भी अपना माल है शिप के ऊपर रखवा कर शिप वहाँ पर पहुँच गई। जैसी उसके डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुँच जाएगी, ये डिलीवरी टर्म कहला गई C&F। अब वहाँ से रिलीज़ कराना, वहाँ से पोर्ट से लेकर कस्टमर के वेयर हाउस या जहाँ पर भी उसको चाहिए माल, वहाँ तक के पहुँचाना, वो फिर कस्टमर के एजेंट का काम होगा। आपका काम हो गया उसके पोर्ट तक के पहुँचाना। तो ये डिलीवरी टर्म कहलाती है C&F। अच्छा, इसी तरह से अब आ जाए पेमेंट टर्म्स पर। पेमेंट टर्म क्या होता है कि बेसिक 3 चीज़ों के पेमेंट टर्म्स है, आप इसको एक अंडरस्टैंडिंग कर लें। पेमेंट एक टर्म होती है TT। अब TT में ये होता है कि आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, यानी कि उसने सीधा आपको डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा कर दिया। अब इसके अंदर ये शर्त नहीं है कि आप माल गुड्स रेडी करेंगे तो ही वो आपको दे देगा, हो सकता है वो आपको पहले भी दे दे। तो ये आपकी कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग पर है, लेकिन जो कि बिज़नेस का बेसिक टर्म यही है कि आपने माल रेडी किया, आपने कस्टमर को बोला कि भाई मेरा आपका माल रेडी है, ये इसकी पैकिंग लिस्ट है, उसने आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरे पे आ जाए DP। DP क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने FOB पे काम किया ना, अब उसमें आप जब माल अपने शिप के ऊपर यानी कि कस्टमर के शिप के ऊपर जब चढ़ा देंगे,
तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाएगा जिसमें BL कहलाता है, बिल ऑफ लीडिंग। अब वो डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ मुताल्लिक़ और डॉक्यूमेंट्स आप अपने कस्टमर को भेजते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में अब कस्टमर का माल भले से 15 दिन के बाद पहुँचे, 1 महीने के बाद पहुँचे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप कुरियर कर देंगे, वो पहले पहुँच जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में कस्टमर आपको पैसे दे देगा। ये होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तीसरा जो कि सबसे सेफ है, दोनों पार्टियां जो है श्योर रहती हैं, वो होती है LC। अब LC की कई सारी कैटेगरीज है, LC साइड 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। बहरहाल आप LC को समझ रहे हैं। LC क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि कस्टमर है, बिलफर्ज आप ज़ारा से काम कर रहे हैं, ज़ारा अपने बैंक को बोलेगा कि मैं 2 करोड़ का माल फलानी कंपनी से लेना चाह रहा हूँ, आप मुझे LC इशू कर दो उनके बैंक पर। अब वो ज़ारा या दो जो भी कंपनी उसकी इंक्वायरी कर लेगा कि हाँ भाई इनके पास इतनी कैपेसिटी है ना कि ये पैसे दे सकते हैं, इतना इनके पास हमारे पास इतना अमाउंट पड़ा हुआ या इतना इनका बिजनेस है कि नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एक आप मिसाल समझ लें। तो फिर अपनी स्क्रूटनी करने के बाद कस्टमर का बैंक हमारे बैंक को अप्रोच करेगा या हमें अप्रोच करा और हमें वो LC इशू कर देगा। वो LC हम अपने बैंक के पास लेके जाएंगे या डायरेक्टली बैंक के पास अगर आ जाता है तो क्या होगा कि बैंक से उस LC के बिहाफ में हम एडवांस में पैसे ले सकते हैं। बिलफर्ज से आपका ऑर्डर आया और LC आ गया, आपने भी कपड़ा तक के नहीं खरीदा है, आपके पास LC आ गई, आप अपने बैंक पे गए, भाई ये LC है और मुझे ये 2 करोड़ की है, आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो, तो वो आपको LC के बिहाफ में आपका बैंक आपको पैसे दे देगा। ये होता है बिल्कुल सेफ हैंड पे काम। हम लोग इस तरह से काम करते हैं, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और मर्चेंडाइजिंग का ये टॉपिक मैं ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर फाइनल होगी, फिर मैं दूसरे टॉपिक्स पर काम करूंगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ अच्छी पसंद आई होगी। आप लोगों का टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।